वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा आपके फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट में रविन्द्रनाथ टैगोर का सेकंड पार्ट आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आपको फर्स्ट पार्ट में हमने उनके जीवन परिचय के बारे में और उनके दार्शनिक दर्शन के बारे में बताया और थोड़ा बहुत आपको शैक्षिक दर्शन भी डिस्कस किया, जिसमें उनके अनुसार शिक्षा क्या है, ये बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद में हम एम्स ऑफ एजुकेशन, टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। जैसा कि आप जान चुके हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतवादी भी हैं, मानवतावादी भी हैं, प्रयोजनवादी भी हैं। तो जो इनके शिक्षा के उद्देश्य हैं वो हमें स्पष्ट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उन सारे ही दर्शनों की हमें झलक मिलती है। पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य, फिजिकल डेवलपमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और उनके विचार से उत्तम शारीरिक विकास के लिए यदि आवश्यक हो तो कुछ दिन के लिए अध्ययन कार्य को स्थगित किया जा सकता है। और शारीरिक विकास के लिए उन्होंने प्रकृति से संपर्क, खेलकूद, व्यायाम, पौष्टिक भोजन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी बताई हैं। और उनके ये सारे विचार, जो उनका स्कूल है शांति निकेतन, उसमें उन्होंने पर्याप्त सुविधाएं दे भी रखी हैं। फिर नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास के साथ मानसिक और बौद्धिक विकास भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति का ज्ञानवान होना, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति, इन सब का विकास आवश्यक है। और पुस्तकीय शिक्षा का इन्होंने भी घोर विरोध किया है कि पुस्तकें ही नहीं वास्तविकता से परिचित कराती हैं, अनुभव और जीवन की प्रत्यक्ष परिस्थितियां भी ज्ञान प्राप्त कराती हैं। इसको उन्होंने कोटेशन में भी दिया हुआ है कि पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। यह केवल कुछ ज्ञान ही नहीं प्रदान करता, वरन इससे जानने की शक्ति का इतना विकास हो जाता है जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यानों द्वारा होना असंभव है। यदि हमारी बौद्धिक क्षमता, संवेग और कल्पना आदि को वास्तविकता से दूर रखा जाए तो वे दुर्बल और विकृत हो जाती हैं। कहने का अर्थ है कि उन्होंने शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास को भी आवश्यक बताया और साथ ही ये मानसिक विकास उनको प्रकृति से जोड़ के और केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही संभव नहीं है, जितना कि वो अगर प्रकृति के साथ अपना समय बिताते हैं और अपने बौद्धिक क्षमता और संवेग कल्पना को जितना अधिक से अधिक उसके साथ जोड़ के देखते हैं तो उसका विकास होता है। नेक्स्ट है आपका नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं नैतिकता ही है जो जीवन में इंसान को इंसान बताती है, पशु और मनुष्य में अंतर बताती है। तो जो उन्होंने अपना एक वो खोला हुआ है, संस्थान खोला हुआ है शांति निकेतन का, तो बोलपुर में, वहाँ पर वो कहते हैं कि बोलपुर में जो स्कूल खोलने का मेरा उद्देश्य था वह यही था कि बालक का आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाए, मीन्स उसमें नैतिकता का आधार को विकसित किया जाए। ये उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है मोरल हार्मोनी बिटवीन एजुकेशन एंड लाइफ, मस्तिष्क तथा आत्मा, शिक्षा तथा जीवन में सामंजस्य स्थापित करने का उद्देश्य। इसमें टैगोर ने जो है जीवन को केंद्र मानकर शिक्षा देने का समर्थन किया है और उनके अनुसार शिक्षा जो है वो जीवन से सामंजस्य स्थापित करने वाली होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इस समय हमारा ध्यान आकर्षित करने की सर्वप्रथम तथा महत्वपूर्ण समस्या हमारी शिक्षा तथा हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की समस्या है। मीन्स हम जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ जीवन जीते हैं, उसे वास्तविकता के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं
सामंजस्य की आवश्यकता महसूस होती है। नेक्स्ट है एम ऑफ द फ्रीडम ऑफ माइंड एंड सोल, मस्तिष्क तथा आत्मा की स्वतंत्रता का उद्देश्य। टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्य में बालक के मस्तिष्क और आत्मा को स्वतंत्र बनाया है या स्वतंत्र वो मानते हैं। और उनके अनुसार स्वतंत्रता कब मिल सकती है? जब स्वतंत्र जीवन बिताया जाए और मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कराया जाए, और यह कार्य केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है। इस संबंध में भी उन्होंने लिखा है कि आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि एक स्वतंत्र ही दूसरे स्वतंत्र के समकक्ष होता है। ईश्वर स्वयं चाहता है कि आत्मा स्वतंत्र रूप से उसके समीप आए, और इसी देह से उसने हमें स्वतंत्रता और बुद्धि प्रदान की है। मीन्स ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए, उसको पाने के लिए हमें अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन फील करना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा, और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, महान बनाने के लिए हमें अपनी आत्मा को भी उतना ही स्वतंत्र करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। तो चूँकि टैगोर एक मानवतावादी विचारक हैं और उनको मानवता में अगाध आस्था भी है, और उन्होंने मानवता की एकता पर बहुत अधिक बल भी दिया है। वो चाहते थे कि पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं में, दोनों की संस्कृतियों में एक अच्छा सामंजस्य हो, जिससे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शांति निकेतन की उन्होंने स्थापना की, जो आज विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उनके अनुसार पाठ्यक्रम क्या था। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि वो किताबी ज्ञान के बहुत अधिक समर्थक नहीं थे। उन्होंने केवल धनोपार्जन करना और केवल भौतिकतावादी विकास करना ही आवश्यक नहीं बताया है। उनके अनुसार बालक में आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों पहलुओं का विकास हो, ऐसा पाठ्यक्रम वो चाहते थे, जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हों जो उसको दोनों पहलुओं से जोड़ें। और उन्होंने सेल्फ एक्सप्रेशन को भी मतलब ये टैगोर ने जो आत्म अभिव्यक्ति को भी शिक्षा का ही एक लक्ष्य माना है, और इसके लिए उन्होंने संगीत, कला, इन सब माध्यमों से आसानी से व्यक्त कर सकता है कोई अपने आप को। तो उन्होंने पाठ्यक्रम में ये सारे सब्जेक्ट्स भी रखे हुए हैं, और अधिक से अधिक करके सीखना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे गेम्स हैं और सेल्फ डिसिप्लिन है और सोशल सर्विसेज हैं, मतलब कुछ ऐसा करना, समाज सेवा करना, अनेक तरह के खेलकूद, छात्र स्वशासन आदि को महत्वपूर्ण स्थान देना, ऐसी कुछ सहगामी क्रियाएं भी कराई जाएं, जिससे कि बच्चों का अपना विकास हो। तो ये इस तरह के पाठ्यक्रम में उन्होंने अपने विषय सम्मिलित किए हुए हैं, जो किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास करने में समर्थवान है। और इनके द्वारा संचालित विश्व भारती में ये सारे पाठ्यक्रम हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं उनके अनुसार क्या शिक्षण विधियाँ थीं। सबसे पहला है एक्टिविटी मेथड, क्रिया द्वारा शिक्षा। क्रिया द्वारा शिक्षा से यहाँ तात्पर्य है कि हम हर चीज़ को क्रियाशील बनाकर उसके आदर्श को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपने जीवन में क्रियाशील रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, उतना ही अधिक हम सीखते हैं। तो वो कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में अधिक से अधिक सक्रिय होना चाहिए, इससे वह अपने अंतर्निहित गुणों को व्यक्त करता है और दूर की वस्तुओं को अपने निकट समेटता है। इस प्रकार क्रियाशील बनकर अपनी वास्तविकताओं को प्रकट कर मनुष्य बराबर नई नई वस्तुओं का अनुभव करता है। इसलिए उन्होंने अपने विचार से क्रिया के माध्यम से शिक्षा दी जाए, इस बात की उन्होंने समर्थन किया है। दूसरा है एक्सकर्शन मेथड, भ्रमण द्वारा सीखना। भ्रमण एक ऐसा साधन है जिसमें हम बौद्धिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, समझते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हमारे दिमाग में हमेशा बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। यह शिक्षण देने की एक बहुत बढ़िया विधि होती है। तो वो खुद भी कहते हैं कि भ्रमण के समय पढ़ाना एक उत्तम विधि है। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड या वाद विवाद विधि। उनका मानना था कि आपस में बालक अगर एक दूसरे से वाद विवाद करें, डिबेट करें, प्रश्न और उत्तर करें, तो उनका अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन होगा, और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग उन्होंने उपयोगी माना है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट मेथड, स्वाध्याय एवं प्रयोग द्वारा शिक्षा। टैगोर का विचार था कि बालक को स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। तो जो विज्ञान, कला, अन्य व्यावहारिक जो विषय हैं,
उनके लिए प्रत्यक्ष अनुभव और प्रयोग विधि बहुत ही उपयोगी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान विषय ही ऐसा है जिसमें हम प्रयोग द्वारा जब तक सिद्ध नहीं कर लेते, उसके सत्य तक खोज नहीं पूरी कर लेते, तब तक हम उसको नहीं मानते हैं। तो उससे हमें अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। लास्ट है डायरेक्ट मेथड, खुद प्रत्यक्ष रूप से करके सीखना, देखना, जैसे कि विज्ञान में हमको देखने का मिलता है। यानी कि जितना अधिक से अधिक हम प्रकृति के समक्ष रहें, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें, उन सारी विधियों को इन्होंने बहुत अधिक माना है। फिर हम बात करते हैं उनके अनुसार अनुशासन की, डिसिप्लिन की। चूँकि टैगोर आदर्शवादी विचारक थे तो अनुशासन प्रिय होना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन वो दमनात्मक या कठोर नियंत्रण के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने बालक को पूर्ण स्वतंत्रता और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का समर्थन किया है। वे नहीं चाहते कि बालक के साथ में किसी प्रकार का दंड प्रक्रिया अपनाई जाए, उसके ऊपर अनुशासन जैसी चीज़ों को लादा जाए, है ना। वो ये चाहते हैं कि बालक की मनोवृत्तियों को अच्छी तरह भली भांति समझा जाए, जिससे उसकी अनुशासनहीनतापूर्ण क्रियाओं को दूर किया जा सके। यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, आंतरिक अनुशासन। इससे बालक में क्या होगा, खुद में रहने की प्रवृत्ति जागृत होगी। तो वास्तविक अनुशासन का अर्थ है अपरिपक्व एवं स्वाभाविक आवेगों को अनुचित दिशा में विकास से सुरक्षा। स्वाभाविक अनुशासन की इस स्थिति में रहना छोटे बच्चों के लिए सुखदायक है, वह उनके पूर्ण विकास में सहायता करता है। रियल डिसिप्लिन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ रॉ नेचुरल इम्पल्सेस फ्रॉम अनहेल्थी एक्साइटमेंट एंड ग्रोथ इन अनडिजायरेबल डायरेक्शन। To remain in this state of natural discipline is a happy for the young children. It helps their full development. टैगोर के अनुसार शिक्षक, टैगोर ने अपनी शिक्षा प्रणाली में शिक्षण को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है और शिक्षक के संबंध में टैगोर के विचारों में कहीं आदर्शवादी विचारधारा की झलक दिखाई पड़ती है। वो ये समझते हैं कि बालक को जो भी चीज़ें सीखनी है उसके साथ साथ उसको निरंतर खोज में भी वह लगा रहे। वास्तविक शिक्षक वही है जो बालकों में कोई न कोई एक्टिविटी कराए और उसमें खुद निरंतर ज्ञानार्जन की प्रबल प्रेरणा पैदा करे। तो टैगोर क्या चाहते हैं कि शिक्षक स्वयं को छात्रावस्था में ही अनुभव करे, छात्र को प्रेरणा प्रदान करे और विषय को जीवन के साथ संबंधित करके पढ़ाए। Education can be imparted only by a teacher and never by a method. यानी उसे शिक्षण के स्थान पर अधिकतर मार्गदर्शन करना है और उसको निर्देश सूचना नहीं देना है, बल्कि उसको खोज में लगाना है। स्कूल अकॉर्डिंग टू टैगोर, स्कूल या विद्यालय ऐसे होने चाहिए जो बहुत अधिक प्राकृतिक वातावरण से जुड़े हुए हों। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है पर्सनालिटी, जिसमें वो कहते हैं कि जब मुझे स्कूल भेजा गया तो मैंने अपने को वास्तविक जगत से दूर निर्जीव कुर्सियों, मेज़ों और दीवारों से घिरा हुआ पाया और यह प्रतीत हुआ कि ये निर्जीव वस्तुएं मुझे अंधे की भांति घूर रही हैं। उस वातावरण से मुझे भय का अनुभव हुआ। When I was sent to school, I found my world vanishing from around me, giving place to wooden benches and straight walls, staring at me with the blank stare of the blind. मीन्स वो चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा जो बच्चों को वातावरण से ही नहीं जोड़ती है तो वो उसमें सीखने की ललक भी नहीं पैदा करती है। एक स्टेटमेंट उन्होंने और भी दिया है कि हमारे परंपरागत विद्यालयों में एक उत्तम प्रकार के विवेक की उपेक्षा और तिरस्कार होता है। यह बालक को ईश्वर की अनोखी कला से पूर्ण उस वास्तविक जगत से बलपूर्वक दूर हटा देता है जिसमें उसके व्यक्तित्व के विकास के समस्त साधन उपलब्ध हैं। मीन्स इन सारी बातों का एक ही अर्थ है कि वो चाहते थे कि बालक की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। जैसे कि प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली थी, वैसी ही प्रणाली हो सुरम्य वातावरण में, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो। विश्व भारती जो
पहले शांति निकेतन के नाम से जाना जाता था और बाद में ये 1921 में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया और यहाँ पर सब तरह की शिक्षा दी जाती है। और मेन यहाँ पे क्या है कि पूर्व और पश्चिम की विविध विधाओं का ये केंद्र बनकर एक तरह से सामने आया। और इसके अंतर्गत कार्य करने वाली बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे पाठ भवन, शिशु भवन, शिक्षा भवन, विद्या भवन, विनय भवन, शिल्प भवन, श्री निकेतन। तो इस विश्व भारती में बहुत सारी कक्षाएं प्रकृति के खुले वातावरण में लगती हैं और पाठ्यक्रम भी इनका बहुत ही लिबरल है, जिसमें विद्यार्थी की रुचि का विशेष ध्यान भी रखा गया है। 1924 में शिक्षा सत्र नामक एक ग्रामीण विद्यालय आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य कार्य ग्रामों का उद्धार करना है। इसी तरह ये विश्व भारती विश्व शांति के लिए एक बहुत ही अनूठा प्रयोग कह सकते हैं, या वहाँ का वातावरण बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि विश्व भारती के माध्यम से टैगोर जो है जाति धर्म संप्रदाय के जो भेद होते हैं वो ख़त्म करके एक महान भारत की स्थापना करना चाहते थे, जहाँ पर पूर्व और पश्चिम की समन्वय हो सके, उनकी सभ्यता का मिलन हो सके। इसके उद्देश्य थे पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों में शिक्षा देना, भारतीय आदर्शों संस्कृति की शिक्षा देना, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना और विश्व भारती को विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र बनाना। विशेषताएं क्या थीं? प्राकृतिक वातावरण था, सौम्य वातावरण था, सब स्वानुशासन में रहते थे, छात्रों अध्यापकों के बीच में आत्मीय संबंध थे, विभिन्न पाठ्यक्रम ललित कलाओं पर विशेष बल दिया गया, समानता का व्यवहार है, रहने वाले सारे बालक सादे जीवन का आचरण करते हैं, आवासीय व्यवस्था उत्पन्न कराई गई, वहाँ पे रहने का बनाया गया स्थान, मतलब वहाँ पे विश्व भारती में जो विदेशी लोग भी पढ़ने आते हैं उनके लिए छात्रावास की व्यवस्थाएं की गई हैं और स्वावलंबन की भावना का विकास करना, ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं टैगोर्स आइडिया ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अतिरिक्त इनके जो अन्य पहलू हैं वहाँ पर भी इनका रोल देखने को मिलता है। टैगोर्स आइडियाज ऑन रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा में इन्होंने किसी भी धर्म पर बहुत अधिक बल नहीं दिया हुआ है, कोई धर्म की बात इन्होंने नहीं करी है, क्योंकि ये मानवता को ही अपना एक धर्म मानते हैं और ये चाहते हैं कि ईश्वर है और उसको जीवन में ईश्वर, हर व्यक्ति को ज्ञान और भक्ति के दो मार्ग हैं और उसके द्वारा वो ईश्वर तक, सत्य तक पहुंच सकता है। और लेकिन किसी कर्मकांड की व्यवस्था को वो नहीं मानते थे। उन्होंने सभी धर्मों को समान महत्व भी दिया हुआ है। राधा कृष्णन ने अपनी पुस्तक में एक बात इनके लिए लिखी है, बुक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। वो कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए धार्मिक नहीं वरन प्रकृति में अपने आप को लीन कर देना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। खुले और प्राकृतिक वातावरण में जहाँ शांति और एकांत का साम्राज्य हो, वहाँ ही मनुष्य को सरलता से ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है और उसे ईश्वर के सामीप्य के आनंद का प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से देखने में मिलता है, इस कोटेशन से भी स्पष्ट है कि जो उनके विचार हैं धार्मिक शिक्षा के लिए वो बहुत ही लिबरल हैं और वो सभी धर्मों को मानते हैं, जैसा कि शांति निकेतन में या विश्व भारती में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मोरल एजुकेशन। नैतिकता को जीवन का आवश्यक अंग होना चाहिए। नैतिकता आधार है मानव जीवन का। नैतिकता से ही हमें अच्छाई और बुराई का भेद महसूस होता है। इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की अनैतिकता को कोई समर्थन नहीं दिया है और नैतिकता के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। नेक्स्ट है जन शिक्षा या एजुकेशन फॉर ऑल। शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, सर्वसाधारण व्यक्तियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि शिक्षा दो रूपों में होनी चाहिए, एक प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा, दूसरी प्रौढ़ शिक्षा। जन शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा हो और यह शिक्षा पुस्तकीय नहीं वरन व्यवहारिक हो, यह सभी को निःशुल्क दी जाए। और जन शिक्षा में प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार के साधन का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, संगीत भजन है, धार्मिक मेला है,
प्रदर्शनी है, पुस्तकालय है, सब तरह की सहायता लेनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के बारे में इनके विचार भी अति सुंदर हैं। ये चाहते थे कि स्त्रियों को भी शिक्षा की भली भांति व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने शांति निकेतन में भी उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था न हो सके अगर, तो वैसे शिक्षा की व्यवस्था को भी जोर दिया और शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग खोला, जहाँ स्त्रियों को पुरुषों की भांति ही शास्त्रीय विषयों को शिक्षा की व्यवस्था प्राप्त हो। लेकिन इनके स्त्रियों के लिए इन्होंने गृह विज्ञान, सिलाई और पाक कला की शिक्षा का विशेष प्रबंध भी किया। नेक्स्ट है ग्रामीण शिक्षा, रूरल एजुकेशन। आप जैसा कि जानते हैं भारत की अधिक से अधिक जनता गाँव में रही है, तो उन्होंने वहाँ की अशिक्षा से जो गाँवों की दशा देखी, दयनीय दशा देखी, तो उनका ये मानना था कि उनको भी अच्छे से शिक्षा मिले। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था, इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, अलग अलग स्थान पर खोले और जिससे कि उनकी शिक्षा में सुधार किया जा सके। फिर है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशन। टैगोर मानवतावादी विचारक थे और इसीलिए उनके विचार में बालकों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास अति आवश्यक है और साथ ही साथ उन्हें अंतर्राष्ट्रीयता की भी शिक्षा जरूर देनी चाहिए, जिससे कि बालकों में मानवता के प्रति प्रेम होगा, मतभेदों को वो दूर कर सकेंगे। और अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा के लिए उन्होंने मानव प्राणी की एकता, मानव ज्ञान की एकता और विश्व नागरिकता का दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं हम उनके शैक्षिक विचारों के कंट्रीब्यूशन की। तो इतने आपने चीज़ें अभी तक पढ़ी, आपने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उनके बारे में, उनके हर विचार से सहमत हुए। जन शिक्षा के बारे में क्या कहना है, स्त्री शिक्षा के बारे में क्या कहना है और शिक्षा में उन्होंने कौन कौन से विश्व शांति में अपने पाठ्यक्रम चलाए, उससे ये स्पष्ट है कि उनका योगदान सराहनीय है और हमारे देश के लिए और प्रेम उत्पन्न करने के लिए और कहीं न कहीं अपनी विचारधारा से उन्होंने सबको प्रभावित किया है। उनके जो शिक्षा दर्शन है उसमें हमें यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद सब कुछ दिखाई पड़ता है और कहीं न कहीं मानवतावादी दृष्टिकोण अधिक से अधिक हम पाते हैं। इसलिए गांधी जी ने इनके बारे में कहा है कि श्री टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में सारे राष्ट्र के लिए, वस्तुतः सारे संसार के लिए वसीयत छोड़ी है। और एच.डी. मुखर्जी के शब्दों में अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर थे। उन्होंने अपने देश के सामने शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित रखने के लिए निरंतर संघर्ष किया और उन्होंने अपनी शिक्षा संस्थाओं में शैक्षिक प्रयोग किए जिन्होंने उनको आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि टैगोर एक तरह से समाज सुधारक भी थे, विचारक भी थे, मानवतावादी भी थे, प्रकृतिवादी भी थे और उन्होंने शिक्षा और प्रकृति के साथ जोड़कर स्वतंत्रता का भी कहीं न कहीं समर्थन किया है। इस तरह से आज आपने टैगोर के शैक्षिक विचारों और दार्शनिक विचारों से परिचित हुए। थैंक यू।